अभी हो रही है? सर मास नंबर तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और मास नंबर उनका प्रोटॉन्स का होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ना, दोनों। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियॉन के अंदर कौन कौन आ जाता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन। याद आया ये सब का? yes, है ना? तो मास नंबर में ए के अंदर आ रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आ रहा है, और एटॉमिक नंबर में सिर्फ क्या आ रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन आ रहे हैं, ए और Z। अच्छा, किसके ऊपर ये तो सबको पता है, चार्ज वगैरह की तो मैं बात करने नहीं वाला, है ना? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा होता है? नो चार्ज। है ना? ठीक है। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं, वो क्या होता था? R इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। याद है ये? R इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। अगर किसी को याद नहीं है तो अब दिमाग में रख लेना इसको। आर नोट कॉन्स्टेंट होता था, ए क्या होता था हमारे पास? मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता था। यानी आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए की पावर 1/3। ठीक है, याद आया? थोड़ा बहुत ये कर रहे थे हम। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालते थे? ये डेंसिटी कैसे निकालते थे? मास बाय वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? कोई बता सकता है? डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियस की? कोई मतलब कोई इनमें से कांस्टेंट होगा तब भी। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। समझ नहीं आई मुझे तो। कुछ प्रोपोर्शनल तभी होगा ना अगर इसमें कुछ चीज कांस्टेंट हो। कांस्टेंट होगी तब। सर वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगी। नहीं, डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियाई की क्या रहती है? हमेशा ही सेम रहती है। कांस्टेंट रहती है। याद रखो, नॉर्मल जनरल केस में। क्यों? कि मास को तो हम मास ही लिख देंगे। मास का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास का मतलब क्या है? एक न्यूक्लियन का नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को मल्टीप्लाई कर दो मास से। एक न्यूक्लियन का मास है m, मान लो। न्यूक्लियन के अंदर चाहे प्रोटॉन मान लो चाहे न्यूट्रॉन मान लो, मैंने दोनों का मास मिला के क्या बोल दिया? एक का m है। अगर एक न्यूक्लियन का मास m है तो मान लो कितने न्यूक्लियन होंगे एक एटम में? कितने न्यूक्लियन होंगे एक न्यूक्लियस में? कैसे लिखते हैं न्यूक्लियंस को? अभी बताया, न्यूक्लियंस को कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस क्या क्या वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसके लिए हम? नंबर ऑफ A. न्यूक्लियंस ए। तो अगर एक न्यूक्लियन का मास m है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हो गए a, तो टोटल मास कितना हो गया? a मल्टीप्लाई बाय m। वॉल्यूम क्या होता है अगर एक स्फेरिकल न्यूक्लियस है? तो 4/3। 4/3 पाई आर। तो a इंटू m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई। r की जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो ऊपर, आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब। क्यूब तो a m तो ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर r नॉट ए का क्यूब। और एक a 1/3 से 3 कट गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा? a से a कट गया। ये आ गई डेंसिटी। अब ध्यान से देखो, ये डेंसिटी क्या है सर? m/4/3 पाई r नॉट क्यूब। ये सारी चीजें क्या हैं सर? कांस्टेंट। तो डेंसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगी। और वो इंडिपेंडेंट रहेगी किसके? मास नंबर के। यानी मास नंबर चेंज होने से डेंसिटी चेंज नहीं होगी। समझ में आ रही है बात सबको? मास नंबर के चेंज होने से डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। मास नंबर को आप चेंज कर लो, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा डेंसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। डेंसिटी कैसे रहने वाली है? कांस्टेंट। क्वेश्चन भी करे थे हमने ऐसे, थोड़े से और भी करेंगे। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। आज लैग तो नहीं हो रहा ना? नो सर। सर कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। अभी के लिए यही याद रखना बच्चे कि डेंसिटी कांस्टेंट होगी, और जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे? a की पावर 1/3। हाँ शिवानी बोलो। सर ये कल वाला रिकॉल करवा रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये चैप्टर चल रहा है ना। सर कल थोड़ा सा रिपीट कर दो, ज्वाइन करने लेट हो गई।
देखो हमने अभी तक यही पढ़ा है कि मास नंबर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियस वो सेम बात होती है, उसको कैसे लिखते हैं हम, ए से। ए मतलब मास नंबर या नंबर ऑफ, न्यूक्लियन जेड क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता था। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियॉन्स के अंदर कौन कौन आ जाता है, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा, ए में से, जेड को माइनस कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, ए के अंदर दोनों चीजें हैं, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए प्रोटॉन को माइनस करना पड़ेगा, प्रोटॉन मतलब जेड को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ए में से जेड को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ रही है ये बात? बोलो, आया ना सबको? जिसको भी समझ में नहीं आ रही ये बात तो बता दो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्लियर होगा सबको, नंबर ऑफ माइनस जेड। अब ध्यान से देखो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है बच्चे, आर की बात। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई किसके इक्वल होता था, हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसका, आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट एक कांस्टेंट है, ए क्या है, मास नंबर, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए की पावर 1/3। यानी अगर दो दो न्यूक्लियाई दे रखे हैं, उनकी रेडियस की रेशियो पूछिए तो कैसे लिख सकते हो, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 1/3। समझ में आ रही है बात, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ऊपर इधर R1 है तो उधर क्या आएगा, A1 की पावर 1/3, नीचे R2 है तो उधर क्या आएगा, A2 की पावर 1/3। ये बात तो क्लियर है ना सबको, रेशियो वाली चीजें करते हैं हम पहले। अगर इनवर्सली होते तो क्या लिखते, R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1 की पावर 1/3। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया कि डेंसिटी की बात करी। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी न्यूक्लियस की निकाल रहे हैं तो मास भी न्यूक्लियस का होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर स्क्वायर मान रहा हूँ, आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर नॉट का क्यूब, और ए की पावर 1/3 का क्यूब तो सिर्फ क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा ना, क्योंकि इस पूरे का देखो आर का क्यूब अगर कर रहा हूँ, आर बोले तो आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब, तो इसका क्यूब करूंगा तो आर नॉट का क्यूब, तो आर नॉट का क्यूब रह जाएगा। ए की 1/3 का जब क्यूब करूंगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो, मास ऑफ द न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, मास, न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो अगर एक न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल m है, तो ऐसे ऐसे कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, एन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को किससे लिखते हैं, ए से। तो एक न्यूक्लियॉन का मास m है, तो ए न्यूक्लियस को करने के लिए a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये a से ये a कट गया, तो जो डेंसिटी है देखो, मास 4 3 पाई आर नॉट, जो भी चीज बची वो सारी चीजें कैसी है, कांस्टेंट। तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आ गया, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है बच्चे, चले आगे। यस सर। ये नॉर्मल हमारी चीजें थी। आइए अब जैसे ये डेंसिटी की अभी बात करिए, तो देखो डेंसिटी यही हमने निकाला था सेम। हाँ बोलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कोई कुछ कह रहा है क्या, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यही हमने अभी फॉर्मूला निकाला, देखो ए एम पी डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, ए से कट गया था, m की जब वैल्यू पुट करूंगा एक न्यूक्लियन के मास की, 4/3 की पुट करूंगा, पाई की जगह लिखूंगा 3.14, आर नोट की जो गिवन वैल्यू होगी वो पुट करूंगा। तब क्या होगा, देखो आर नोट की वैल्यू वैसे तुम लर्न कर सकते हो 1.1 फर्मी मीटर, क्या लिख सकते हो 1.1 फर्मी मीटर, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वैसे क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं तो क्या लिखोगे 1.1 फर्मी मीटर, और फर्मी मीटर को क्या लिखते हो बच्चे, 10⁻⁻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 ⁻
डेंसिटी का क्या आया? 3 × 10⁻⁴ 17 kg पर मीटर। तो ये लर्न ही कर लो, क्योंकि डेंसिटी चेंज तो होने वाली है नहीं, तो इसका ऑर्डर हमेशा यही आ रहा है जनरल केस में। जनरल केस में कितना आ रहा है? 10⁻⁴
17 और ये चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मास नंबर चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो फिर अब देखो, इसके बाद हमने पढ़ी थी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात की थी, करी थी क्या बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात हमने? यस सर। अब बाइंडिंग एनर्जी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? क्या था बाइंडिंग एनर्जी? सर जब जो एनर्जी किसी एटम को तोड़ने में लगती है उसको बोलते हैं। एटम, जब न्यूक्लियस की बात हो रही है ना, जब एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या तो वो बोल दो बाइंडिंग एनर्जी, या न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियन से। प्रोटॉन से न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन भी आ गया और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन भी आ गया। तो जब इनको बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। जितना तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी उतना ही बाइंड करने के लिए भी तो जोड़ने के लिए। तो चाहे एनर्जी तोड़ने के लिए बता दो, चाहे बाइंड करने के लिए बता दो, वो बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन इसको अच्छे से समझने का एक तरीका है, जब जिससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, वो क्या है सर? बाइंडिंग एनर्जी ऐसा समझो कि एक न्यूक्लियस जब बन रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वही क्या है सर? बाइंडिंग एनर्जी। अगर देखो, बाइंडिंग एनर्जी जो उनको बाइंड करके रख रहा है, जब भी न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो देखो हमको पता था क्या, किस वजह से आई थी बाइंडिंग एनर्जी? भाई न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता था? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का मास सेम होना चाहिए था, लेकिन जब हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग से मास कैलकुलेट करके देखा और न्यूक्लियस का मास करके देखा, तो हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा है, न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा कम है। ये जो है, इसी को बोलते थे हम मास डिफेक्ट। है ना? तो ये मास कहाँ गया? ये मास किस में कन्वर्ट हो गया था? एनर्जी की फॉर्म में। उसी एनर्जी को हमने क्या बोला था? बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है? ये बाइंड करने में लग गई एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज हुई है जब न्यूक्लियस बना है। समझ में आ रही है बात सबको? मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट को लिखते कैसे थे? डेल्टा MC²। अब डेल्टा एम का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें से माइनस कर दोगे मास ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? मास डिफेक्ट। क्लियर है सबको? देख लो, ये चीजें हम कर चुके हैं, बस रिवीजन हो रही है एक किस्म से तुम्हारी। अब पूरा करने बैठेंगे तो 3 लेक्चर लग जाएंगे इसमें भी, सिर्फ इसी में। समझ में आ रही है यहाँ तक सबको? डेल्टा एम की वैल्यू क्लियर है? अब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, ये तो सिर्फ मास निकला है। अब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? E = mc²। Yes, यहाँ sir. पे मास कितना है? यहाँ पर डेल्टा एम, तो इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? C² से। यही क्या फॉर्मूला बन गया किसका? बाइंडिंग एनर्जी। वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हम बीएससी लेवल पर पढ़ते हैं अच्छे से, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन आते हैं, कूलम फोर्स का, है ना, और भी चीजें आती हैं। बट अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर हमारे को टाइम मिला तो हम डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि एक बार इसमें ऐसा क्वेश्चन आ भी गया था जेई में। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे हम तो थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेंगे इसके ऊपर। बट यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बाइंडिंग एनर्जी किस वजह से आई है? मास डिफेक्ट के कारण। मास डिफेक्ट कैसे निकालते? दोबारा बोल दो। डेल्टा एम कैसे निकालोगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब ध्यान से देखना, यहां तक तो हो गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी। अब मैंने बोला बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी रिलीज है जब क्या बनता है सर? न्यूक्लियस बनता है ना? ठीक है। अब याद रखना, बाइंड ज्यादा, अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो मतलब बाइंड अच्छे से हुए, बहुत ज्यादा अच्छे से बाइंड हुए हैं। और जो ज्यादा अच्छे से बाइंड हुए हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे, या जो कम अच्छे से बाइंड हुए हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं? ज्यादा अच्छे से बाइंड हुए हैं वो। ज्यादा अच्छे से बाइंड होंगे, उनको तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए यानी वो अच्छा खासा क्या है? स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करती है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बाइंडिंग एनर्जी एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है।
जब खुशी मैडम ने भी आपकी क्लास ली थी तो मैडम ने लास्ट में ये Yes, बाई sir. कौन छोड़ा था, याद है? बाइंडिंग Yes, एनर्जी एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है स्टेबिलिटी डिफाइन करने का। कौन सा था फिर? अगले दिन मैंने क्लास लेके बताया भी था ये बात। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हाँ, वेरी गुड। बाइंडिंग एनर्जी per nucleon. पर न्यूक्लियन, ये क्या है सर? गुड क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। क्योंकि सर अब किसी एक बाइंडिंग एनर्जी क्या है? न्यूक्लियंस को बाइंड करने के लिए या एक न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सेम है ना। लेकिन अगर हम टोटल की जब बात करें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक्स एक एटम है और एक एटम, एक न्यूक्लियस है वाई, एक एक्स है और एक वाई है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कम। मान लो इसकी 100 यूनिट है, इसकी कितनी है? 50 यूनिट। तो साफ साफ पता लग रहा है। लेकिन हमने ये नहीं तो देख लिया, लेकिन ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। इसमें न्यूक्लियंस थे कितने? मान लो 10, कितने थे? 10। यहां पर न्यूक्लियंस थे सिर्फ मान लो 2, मान लो कितने थे? 2। अब ध्यान से देखना, बाइंडिंग एनर्जी तो देख ली तुमने किसकी ज्यादा है, साफ साफ एक्स की ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? या तो मैंने बोला कि न्यूक्लियस को बनाने में, यानी न्यूक्लियंस को पास पास लेके आए तब जो एनर्जी रिलीज हुई, या न्यूक्लियस को तोड़ने में। तोड़ने का मतलब न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस से हटा दिया, अलग कर दिया, यानी ब्रेक कर दिया, यानी दूर दूर ले गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या ले गए? दूर दूर ले गए। तब भी जो एनर्जी थी वो क्या थी? बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर टोटल यहाँ पर कितने न्यूक्लियंस थे आप देखो, एक्स में 10 थे। तो 10 न्यूक्लियंस को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो थी कितनी? 100 न्यूटन। 100। और यहाँ पर कितनी है सर? 2 न्यूक्लियंस को। तो अच्छा, अगर 10 न्यूक्लियन को इकट्ठा करने, अलग करने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए, तो एक न्यूटन के लिए एक न्यूक्लियन के लिए कितना होगा? 10 चाहिए। 100 बाई 10 यानी 10। यहाँ पर देखो, अगर 2 न्यूक्लियन को करने के लिए 50 है तो एक को 25 25। तो एक न्यूक्लियन के लिए कौन ज्यादा एनर्जी चाहिए? किसको चाहिए? 50 सेकंड यूनिट को, वाई को। फर्स्ट वाले एक्स वाई वाले को, वाई को वाई वाले। बाइंडिंग एनर्जी वाला पर न्यूक्लियंस किसकी ज्यादा है? वाई की। एक्चुअली ज्यादा स्टेबल कौन है? वाई है बजाय की एक्स के। हालांकि हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा था बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है? एक्स की, लेकिन ऐसा नहीं निकला, क्योंकि अच्छा क्राइटेरिया क्या है? बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर। तो हमेशा याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी से नहीं, हम किससे कैलकुलेट करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के लिए। तो उससे निकालते कैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को? बाइंडिंग एनर्जी से टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी थी 50 और टोटल न्यूक्लियन कितने थे? 2। 50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 25। ऐसे ही यहाँ पर टोटल बाइंडिंग एनर्जी थी 100, लेकिन टोटल न्यूक्लियन कितने थे? 10, है ना। तो आंसर क्या आ गया? 10। क्लियर है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला क्या आ गया? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। क्लियर है बच्चे सबको यहाँ तक? अब जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है सबको भाई? अगर ये एक्स है, ये वाई है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 200 है, इसकी 220 है, किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सर एक्स की। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ये देखो ना, देखो जब एक्स, मैंने बोला बाइंडिंग एनर्जी वो हो गई जब न्यूक्लियस बना, जो एनर्जी रिलीज हुई। तो एक्स को बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? 200। लेकिन वाई के लिए 220 चाहिए थी। तो अगर एक्स से वाई बनना है तो कितनी एनर्जी का और रिलीज होना पड़ेगा? 20। तो एक्स से वाई बनाने के लिए अभी 20 यूनिट ऑफ एनर्जी और चाहिए। यानी अभी एक्स के मुकाबले, वाई के मुकाबले एक्स क्या है? अभी कम स्टेबल है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है?
ओके बच्चे, तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी पर न्यूक्लियन, उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चे? स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है? स्टेबिलिटी। अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी 7.8 है, इसका मतलब क्या है सर? उसको बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? 7.8। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? 7.8। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये कर्व याद है सबको? ये हमने बताई थी। यस सर। यहाँ पर हमने देखा था सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी आई थी? आयरन की। याद है? 56 पे ने कहा था इसके आगे वाले रीजन में भी क्या है? स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इससे पहले वाले रीजन में भी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मिड वाले रीजन में स्टेबिलिटी क्या रहती है? हाई रहती है। तो जो हाइयर, जो बहुत ज्यादा हाइयर एलिमेंट्स हैं वो भी कहाँ आना चाहेंगे? मिड वाले रीजन में। जो लाइटर एलिमेंट्स है बहुत ज्यादा, वो भी कहाँ आने चाहेंगे? मिड वाले रीजन में। याद है सबको ये बात? तभी क्या Yes, मिलेगी sir. उनको? स्टेबिलिटी मिलेगी। यही से Stability. हमारे दो प्रोसेस बनते थे, न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फिशन। एंड फ्यूजन। फिजन कब होता था सर? फिशन तब होता था जब मतलब वो 180 तक होने के मतलब 40 फिजन का मतलब होता है टूटना। तो जब हाइयर एलिमेंट्स चाहेंगे कि हम ज्यादा स्टेबल हो जाए तो उनको टूटना पड़ेगा, किसमें? मिड वाले पोर्शन। मिड वाले पोर्शन। तो जितने भी होंगे हमारे 180 से पहले वाले और 40, 50, 56, 30, 56 और 60 के बाद वाले, है ना, वो सारे स्टेबल नहीं होंगे। वो सारे क्या करेंगे? टूटेंगे, तब जाके क्या होंगे? स्टेबल होंगे। और टूटने को ही क्या बोलते हैं बच्चे? फिशन। फिशन। और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए? थोड़ा स्टेबिलिटी दो पाने के लिए element को आपस में जुड़ना पड़ेगा सर। जुड़ना इसको क्या पड़ेगा। बोलते थे? फ्यूजन। 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 तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 220 आर डिस्टिंक्टली अनस्टेबल। इसका मतलब अगर वो इनका मास नंबर इतना है तो हैवी न्यूक्लियस है। तो अगर इनको स्टेबिलिटी चाहिए तो मिड रीजन में आना पड़ेगा। मिड रीजन के लिए उनको टूटना पड़ेगा। इसलिए दे ब्रेक्स डाउन इनटू टू नियरली इक्वल न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 150 से कम होता है, जो क्या हो? स्टेबल ज्यादा हो जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? फिशन। क्या बोलते थे? फिजन। जब कोई हैवियर एलिमेंट दो या दो से अधिक लाइटर एलिमेंट्स में टूट जाता है, किस लिए टूटता है? ताकि उसको क्या मिल जाए? स्टेबिलिटी मिल जाए। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन। अब कोई लाइटर एलिमेंट्स थोड़े से हैवियर एलिमेंट्स में जुड़ जाए स्टेबिलिटी पाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लाइट न्यूक्लियाई सच एज हाइड्रोजन combine to form heavy nucleus from helium for greater stability. This process ये लेफ्ट वाली साइड होगा क्योंकि लाइटर एलिमेंट सारे कहाँ हैं? लेफ्ट वाली साइड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है सबको? यस सर। सिर्फ बीच वाले रीजन पे बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, और वहीं पर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो क्या भी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी। जो पहले वाले हैं वहां पर बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो अगर उनको बीच वाले स्टेबिलिटी बढ़ानी है अपनी, तो आपस में जुड़ना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जो बाहर वाले दूसरे वाले एलिमेंट है, राइट साइड वाले, वो बहुत हैवी हैं। अगर उनको बीच वाले रीजन में आकर स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो आपस में जुड़ना पड़ेगा या टूटना पड़ेगा? जो राइट वाली साइड है, टूटना पड़ेगा। वो बहुत हैवी है। हैवी वालों को करने के लिए तोड़ना तो टूटना पड़ेगा ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। क्लियर है सबको? फिजन Yes, sir. Yes, sir. अब ये होता है क्यू वैल्यू। अब ये क्या है सर? देखो थोड़ा बहुत है, समझो इसको। अब ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है तुम्हारे लिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। बस नाम सुनना इसका, क्यू वैल्यू। क्या बोल रहे हैं सर? क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू होता कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Reactant. इसी को बोलते हैं क्यू वैल्यू। ठीक है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो लेकिन इस फॉर्म में फॉर्मूला आता नहीं। क्वेश्चन में या क्यू वैल्यू पूछ रखी होगी, या तो तुम्हें मास की फॉर्म में दे रखा होगा, या तुम्हें क्या दे रखा होगा? बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में पूछेगा क्या? क्यू वैल्यू। कुछ नहीं करना तुमने। अगर मास की फॉर्म में दे रखा होता है बच्चे, तो तुम मास की फॉर्म में क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे? रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का का मास, ये क्या हो जाएगा? क्यू वैल्यू। समझ में आ रहा है?
अगर बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में दे रखी हो तो कुछ नहीं करना तुमने, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। ये निकाल देना। अब यहां से सारा किस्सा शुरू हो जाता है। पहले तो ये बताओ क्यू वैल्यू समझ में आई? क्यू वैल्यू कोई पूछे होता क्या है, तो होता तो एक्चुअल में ये है कि प्रोडक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है या कम है, इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। एक्चुअली इट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। लेकिन क्यू वैल्यू पूछता है या तो मास की टर्म में या बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में। अगर मास की टर्म में पूछेगा तो रिएक्टेंट माइनस क्या कर देना है, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? और बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में पूछ रहे हैं तो क्या कर देना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब ध्यान से देख, अगर रिएक्टेंट में, अब इसके अंदर देखते हैं ए और बी के लिए क्यू वैल्यू निकालने, तो क्या लिखोगे, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ टी। क्योंकि ये रिएक्टेंट हो गए और ये क्या हो गए बच्चों, प्रोडक्ट। अब अगर मैं बोल दूं कि क्यू वैल्यू इस केस में पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है, तो बताओ मेरे को कौन ज्यादा हैवी था, मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा थे या प्रोडक्ट ज्यादा थे? रिएक्टेंट। ऑब्वियसली बात है। तो ये भी एक कंक्लूजन निकल जाता है, अगर क्यू वैल्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्टेंट का मास ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट के मास से। बहुत आसान तरीका। अच्छा, अगर यहां से देखूं अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बताओ क्या होगा, सर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है बजाय की रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की ज्यादा, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है या गेन हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो रही है, रिलीज। रिएक्टेंट में कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा, यानी कुछ एनर्जी प्रोडक्ट वाली साइड रिलीज हो रही है। इसलिए बोलते हैं जब भी क्यू वैल्यू पॉजिटिव हो रही हो तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोअर्जिक रिएक्शन। क्या बोलोगे, एक्सोअर्जिक रिएक्शन। कब सर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जब बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा हो बजाय की रिएक्टेंट। अच्छा, अब इनका अपोजिट करो, तुम खुद बताओ मेरे को, इनका अपोजिट जब क्यू वैल्यू क्या हो जाए, हाँ एक्सोथर्मिक, यहाँ पर एक्सोअर्जिक बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक्सोथर्मिक नहीं, वो टेम्परेचर डिफरेंट, थर्मल टेम्परेचर वाली साइड में, ठीक है, एक्सोअर्जिक ही बोलना है इसको। अच्छा, इसका अपोजिट करके बताओ मेरे को, जब क्यू वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो मास के फॉर्म में क्या रिजल्ट निकल सकता है तुम्हारा, सर मतलब प्रोडक्ट का मास ज्यादा है। प्रोडक्ट का मास ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो क्या बोलोगे, सर रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी अगर रिएक्टेंट से एनर्जी गेन हो प्रोडक्ट रही है। में तो कुछ एनर्जी दी है सर, है ना, कुछ एनर्जी दी है, तो उसको एक्सोअर्जिक की जगह क्या बोल दोगे, एंडो। दिख रहा है, एंडोअर्जिक। अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में बात करूं तो अगेन अब अपोजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, लिखोगे तो वही, अब वहां पर रिएक्टेंट का मास ज्यादा था, यहाँ पर किसका ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का। इसीलिए देखो लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट का, है ना। हाँ, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट्स। और क्यू वैल्यू का नेचर कैसा आएगा यहाँ पर, नेगेटिव, है ना। तो क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो कैसी है सर, एंडोअर्जिक। और अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या है, एक्सोअर्जिक। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, नो देख सर। लो। अब क्वेश्चंस करेंगे इसके। अच्छा, ये क्वेश्चन ना अभी तक आया तो नहीं है, अभी इन दिनों इन टाइम पे तो नहीं पूछा शायद, मेरे जहां तक मुझे दिखा है, हो सकता है ये आ जाए, कभी कभी भी पूछ भी लेगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो बताओ कौन कौन से लॉ फॉलो हो रहे हैं। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, एक का कंजर्वेशन तो होता है, तो ये फॉलो भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो होता है, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ये भी क्या होता है, फॉलो होता है। कौन कौन सा सर, मास नंबर का, चार्ज का, एनर्जी, मोमेंटम दो, तो लीनियर मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। अच्छा, एक चीज अब घर से देख के आना, क्या कंजर्वेशन ऑफ मास होता है फॉलो, क्या कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है या नहीं?
मैं मास नंबर नहीं New- पूछ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास। Mass. मास नंबर तो होगा, क्योंकि मास नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। वो तो कंजर्व्ड है ही, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा या नहीं, नहीं होता सर। चेक करके आना, ठीक है, और इसका रीजन भी बताना, कंजर्वेशन ऑफ मास। हालांकि जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर अच्छे से अटेम्प्ट किया था उसके पहले लेक्चर में इसका रीजन दे रखा है मैंने, ठीक है। यस सर। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। एक न्यू, ये जेई का ही क्वेश्चन है 2023 का, लिख लो यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, पेस्ट करना मैं भूल गया। एक गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन है, द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बतानी है आपको, एनर्जी रिलीज्ड। देखो यहाँ पर ये क्यू का मतलब समझ गए होगे, अब ये कौन सी वैल्यू है, क्यू वैल्यू। आपने बतानी है एनर्जी रिलीज होनी। अच्छा अब इससे पहले एक छोटी सी चीज कर लो, अभी तक अगर मास की बात कर रहे हो आप किस में ले रहे होगे ज्यादातर, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट। अब अगर मास इसमें ले रहे हो तो इस, अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना आपको, लगभग लगभग की बात कर रहा हूँ। एक AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा हूँ, एक AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्यों बता रहा हूँ, देखो जनरली आप मास निकालते थे, उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना था तो किससे मल्टीप्लाई करते थे, 930। सी स्क्वायर, है ना। ये बात मैं बता चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, MC स्क्वायर यही होता था ना। Yes, sir. सी अगर मास तुम जिम्पल SI यूनिट में लिखते थे kg ग्राम, लेकिन अगर AMU में लिख रहे हो तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मास AMU में लिख रहे हो तो सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो, 931। से, तो वो क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 AMU है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 × 930। 931. क्लियर है। अगर 4 AMU है तो क्या आ जाएगी एनर्जी, 4 4 into 4 931. into 931। ठीक है। तो अगर तुम मास वही ले रहे हो, जैसे हीलियम का मास जो उसका मास नंबर है, अगर तुम वही ले रहे हो तो उसको सिर्फ क्या करना है, हीलियम का मास नंबर जैसे 4 है, कितना है 4.0 कुछ भी दे रखा है, वो यूज कर रहे हो, किलोग्राम ग्राम यूज नहीं कर रहे, वो यूज कर रहे हो, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, 931 से। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 931.5 होती है, तुम 931 से भी कर लोगे, क्वेश्चन में गिवन भी होगा तुम्हें। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक। अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो 931.5, लेकिन तुम अप्रोक्सीमेट करके इसको लिख सकते हो 931। चलिए अब ध्यान से देखो, गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बताओ। एनर्जी रिलीज पहले तो बताओ कब होती है, जब क्यू वैल्यू क्या होती है, Exo. वो तो ठीक है, जब क्यू वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, Positive. यानी रिएक्टेंट ज्यादा होगा या प्रोडक्ट ज्यादा होता है, सर रिएक्टेंट ज्यादा होगा. अब एनर्जी की फॉर्म में बात हो रही है तो रिएक्टेंट की एनर्जी को प्रोडक्ट में से माइनस कर दो, या प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को क्या कर दो, माइनस। कर दो। आओ करते हैं। सबसे पहले AMU में दे रखा है सब कुछ, है ना, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, मास गिवन है वैसे तो तुम्हें, पर तुम चाहो तो इसको एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे सर, ये AMU है, ये भी AMU है, तो देखो पहले तो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट में कौन कौन है सर, B है और D है। D. तो इनका मास बताओ कितना हुआ, 234 4. गिवन है, वो देखो 234 पॉइंट 0. एग्जैक्ट लिखना 0436। कैलकुलेट अभी के लिए फटाफट कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो तुम, लेकिन पेन कॉपी से करो तो अच्छी बात है बच्चे, क्योंकि पेपर में तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए इसमें हमको। 234.04363 ये हो गया किसका मास, B का, प्लस D का मास कितना है 4.00629. ये तो हो गया उसका मास दोनों। अब माइनस किसका करना है, रिएक्टेंट का, है ना। रिएक्टेंट का क्या है, A का क्या होगा 238.0567, 9. और इन दोनों को, ये तो हो गया मास, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है क्योंकि एनर्जी पूछी है ना, तो एनर्जी में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 931 से। 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931। ठीक है, क्लियर है सबको। पहले तो इसको सोल्व करो, को प्लस करके इसमें से माइनस करके बताओ क्या आ रहा है, फटाफट करो।
अब इसमें थोड़ा सा देखो, अगर ज्यादा फर्क नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ट्राई करने की कोशिश करो। फटाफट करो। कुछ नहीं किया मैंने, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को बस माइनस किया और कुछ नहीं कर रहे। सब पूरा सॉल्व करके बताना है। हाँ हाँ बिल्कुल बताना है। सर बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। सर तब तक आप मेरे को पीछे का बता दोगे? क्या बताएं, बताओ। सर बताओ। वो आप बता रहे थे ना क्यू वैल्यू से पहले वाला ग्राफ से पहले, तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था ना, तो वो वाला सेशन थोड़ा रह गया बीच में। वो आप बता रहे थे ना जहाँ पे क्यू वैल्यू माइनस में और प्लस में कब होती, तो वो वाला नहीं मेरे को सुना। यहां पर कह रहे थे, हमने बोला था क्यू वैल्यू को तुम क्या लिख सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में। भाई बाकी सब सोल्व करो, इसको बताते मैं ये पूछूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं किया। सिर्फ कैलकुलेशन है, अब ये तो तुम करोगे ही। सबको कर रहे सुनाई हैं दे रहा है? सर। करो फटाफट, प्लस और माइनस ही तो करना है। हाँ, तो क्यू वैल्यू का मतलब था मास की फॉर्म में क्या था, रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो क्यू वैल्यू को जब भी लिखो ऐसी किसी फॉर्म में लिख लो। जब मैं मास की फॉर्म में लिख रहा हूं तो क्या कर रहा हूं मैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो क्या कर रहा हूं बच्चे, माइनस कर रहा हूं। और बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में क्या लिख रहा हूं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू मतलब क्या होता है सर, कितना चेंज आया एनर्जी में, कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। इसी को बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला क्यू वैल्यू को मास की टर्म्स में डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ क्यू वैल्यू पॉजिटिव है बच्चे, तो कौन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? क्यू वैल्यू ज्यादा है। जी पॉजिटिव है अगर, तो बताओ क्या रिएक्टेंट ज्यादा होगा मास प्रोडक्ट रिएक्टेंट का? ज्यादा। रिएक्टेंट का ज्यादा होगा। तो इसीलिए जब क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है तो बोल सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। किसका फॉर्मूला है सर, ये क्यू वैल्यू का ही फॉर्मूला है, लेकिन किस फॉर्म में, बाइंडिंग एनर्जी की। सर रिएक्टेंट। तो अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो बताओ किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी बच्चे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यह है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की? देखो अवंतिका क्या लग रहा है, फॉर्मूला क्या है क्यू वैल्यू का बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, अवंतिका आवाज आ साउंड रही कर। है, आवाज आ रही है मेरी? यस। यस सर। अवंतिका तुम्हारे यहाँ नेटवर्क शायद स्लो है बच्चे। यस सर, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में बताओ इसका रिलेशन क्या होगा, बाइंडिंग सर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है बाइंडिंग, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट? रिएक्टेंट की। देखो पहले फॉर्मूला देखो पूरा, रिएक्टेंट। फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ये तो प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये वैल्यू रिएक्टेंट। पॉजिटिव है तो किसकी एनर्जी ज्यादा है भाई, प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट किया है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो किसकी एनर्जी ज्यादा है बच्चे? पॉजिटिव कब आ सकता है, जब पी ज्यादा हो या आर ज्यादा हो? सर प्रोडक्ट की। हाँ तो फिर बोलो इस बात को, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसीलिए जब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है सर इसका मतलब, पी मेरे साउंड नहीं आ रही है। आपको बहुत लैग हो रहा है बच्चे। ठीक है, ठीक बोल रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट के बनने के बाद एनर्जी रिलीज हुई है, तभी तो प्रोडक्ट की ज्यादा है। इसीलिए बोलते हैं जब क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज पॉजिटिव होती हो है, गया। क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये बात याद रखना, यही बताया था। ठीक है, बाकी सब सोल्व किया है सबने? यस यस सर। सर। क्या है आंसर?
4.476 तो लगभग लगभग आया होगा 4.24। तो आंसर क्या आ Yes, रहा है sir. इसके अकॉर्डिंग? Yes, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? Yes, sir. yes sir. yes, sir. गलती का क्यू वैल्यू के बारे में बताया, एक बार रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेना, आपकी तरफ से नेट में इशू आ रहा है वैसे थोड़ा सा। बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes, अच्छे sir. से Yes, sir. फिर भी लास्ट एक्स्ट्रा क्लास में टाइम मिला तो वहां पर भी रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। आइए, ये आ गया आंसर 4.25। अब यहाँ पर देखो डिकेस के बारे में। डिके के बारे में जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन था हमारा, पहले ये करो मास डिके बाद में, पहले ये देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस, इनका मास दे रखा है, इनकी क्या निकालनी है तुमको बच्चे? Binding energy. Binding energy of सबसे पहले बात तो सुनो, प्रोटॉन का मास दे रखा है, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, हीलियम दे रखा है। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब तुम्हें प्रोटॉन का मास भी गिवन है, न्यूट्रॉन का मास भी गिवन है, given है और न्यूक्लियस का मास भी गिवन given है। है तुमसे क्या पूछा है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको बताया था, डेल्टा M M M square. square. square डेल्टा एम को क्या लिखते थे बच्चे? mass मास of ऑफ proton plus mass of Mass of Plus nucleus. mass of mass of electron. neutron minus mass of Plus mass nucleus. of nucleus. माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन ये तो नॉर्मल की बात है, अगर प्रोटॉन एक ही होगा क्या सिर्फ? No, sir. कितने प्रोटॉन होते हैं? A minus जितना Z वो प्रोटॉन जितना जितना उसका क्या होता एटॉमिक है? नंबर होता है जेड प्रोटॉन होते हैं, जेड प्रोटॉन। अच्छा, कितने न्यूट्रॉन होंगे? A minus Z वेरी गुड। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन कितने होंगे वो भी तो लिखेंगे। कितना लिखेंगे? ए A माइनस minus Z जेड। अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियस तो है ही हुई। समझ में आ रही है जेड और ए माइनस जेड क्यों लिखा सबको? yes sir बिल्कुल सर ठीक है बच्चे, ठीक है। समझ में आ रहा है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात सबको? Yes, sir. प्रोटॉन है, लेकिन अगर प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास तुम्हें पता है लेकिन प्रोटॉन 4 निकले तो क्या करोगे? हाँ बच्चे, बोल तो दिया मैंने, बता दूंगा, तुम्हारे तक आवाज ही नहीं जा रही। Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब तो कर लो, कितने प्रोटॉन है इसमें? देखो, अगर मैं हीलियम की बात कर रहा हूं तो बोलो कितने प्रोटॉन होंगे? 2। तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बच्चे? एक का 1.007 1.0073 ठीक है, प्लस कितने न्यूट्रॉन हो गए? हीलियम को कैसे लिखते हो? 2 4, कितने हो गए? ए माइनस जेड करो, 2. 4 में से 2 गया 2। 2. मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना दे रखा है? 1.0087 1.0087 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास कितना दे रखा है बच्चे? 4.0015. अब अगर ये ग्राम किलोग्राम इनमें दे रखा होता तो मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता, लेकिन ये तो यू में है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? सीधा 931 1. 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? फटाफट सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो। हाँ शिवानी, क्या दिक्कत है बच्चे, बोलो। 0.5 भी था कहाँ पे? हाँ हाँ, मैंने बोला तो था एग्जैक्टली क्या लिखते हैं, 931.5। अप्रोक्सीमेट कभी करना पड़ जाए तो क्या भी लिख सकते हो, 931। यहाँ पे बोला भी था मैंने, देखो यहाँ, ये देखो लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट 931.5, अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो, 931। राइट साइड में दिख रहा है? yes sir yes हाँ, करो फटाफट। सॉरी,
हो गया क्या बच्चों? आया कुछ आंसर या नहीं आ रहा? सर मेरा मैच ही नहीं कर रहा ऑप्शन। क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? 1.2107। इससे मल्टीप्लाई कर दिया? यस सर। 931 से मल्टीप्लाई करके तो 1 में कैसे आएगा बताओ? किसी चीज को 931 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। सर मेरा 44.7 आया है। 44.7 चेक कर लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है 28.4। तुम्हारा ये वैल्यू सही आ रही है क्या डेल्टा एम की? यही किया तुमने भी, देखो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये डेल्टा एम चेक करो फटाफट, क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा? 0.0305 चेक करो सबका यही आ रहा है क्या नहीं? या मैं चेक करूं फटाफट? नहीं सर 3.210752। रुको, देख लेते हैं अगर गलत होगा तो। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है? आ रहा है यस। यस सर, एक बार दिखा दो फिर से। तो मैंने एक ही जगह 1 लिख दिया गलती से। कोई बात नहीं, कोई बात। यही आ रहा है सबका 0.0305। यस सर यही आ रहा है। यस सर 28.4 है मेरा आंसर मतलब। ठीक है बच्चे, फिर पीछे यही आ रहा है 28.4। क्लियर है सबको? यस सर। देख लो दीपिका तुम्हारा आ गया। यस सर। दीपिका यस नहीं आया सर मेरा। कहा तुम यहाँ पर दिक्कत कर रहे हो? यहाँ पर करके देखो, इसको सही करो। यहाँ कैलकुलेशन अपनी चेक करो फटाफट कितना आ रहा है सब। देखो भाई मैं बता देता हूँ शॉर्ट में फटाफट चेक करके, अगर किसी को वहम भी है तो। देखो इसको सोल्व करके आ रहा है 2.01। कितना आ रहा है? 2.0146 प्लस 2 इंटू 1.0087। इसको सोल्व करके आ रहा है 2.0174। यस सर। ठीक है अच्छा, माइनस इसको कर दोगे फिर 4.0015 से। अब चेक करो क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर। 0.0305। यही आ रहा है बच्चे 0.0305। यस सर यही आ रहा है। ठीक है क्लियर है सबको? यस सर। 28. सर एक बार 931 से मल्टीप्लाई करके देखना। यही आ रहा है, देख तो लिया, अभी देखा मैंने बिल्कुल अभी। 0. विश्वास नहीं है तुम्हें? 05 इंटू 931 ये तो मैंने किया भी था। यही आ रहा है बच्चे। ओके सर। क्या आ रहा है तुम्हारा? तुम्हारा कहीं 2.84 तो नहीं आ रहा? सर यही। एग्जैक्ट आ मेरा रहा है पता बच्चे? क्या आ रहा है। एग्जैक्ट आ रहा है सर आंसर? मेरा 28.41 आया। कितना आ रहा है? 28.41। हाँ यही आ रहा है आंसर, तभी तो हमने क्या लगाया 28.4। देख रहे हो? यस सर यही है। क्लियर है? जिसको अभी भी डाउट है पूछ लो, वरना पूरा मल्टीप्लाई करके बताएं। नो सर। नहीं सर मैं कर रही हूँ खुद, जैसे मेरा हो जाएगा ना मैं बता दूँ। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आओ, देखो ये तो फटाफट हो जाना चाहिए। ये एजर्शन रीजन 2023 में आया हुआ है और फटाफट हो जाना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है। दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है बच्चे? न्यूक्लियर डेंसिटी न्यूक्लियाइड्स की, बोरोन, लिथियम, आयरन, नियोन, बिस्मिथ, इन सब की क्या दे रखी है ऐसे? किसकी ज्यादा है सबसे? बिस्मिथ की, फिर आयरन की, फिर नियोन की, फिर बोरोन की, और फिर किसकी है सबसे लास्ट में? किसकी है ये? अरे आवाज आ रही है मेरी? सर यस सर लिथियम ये ही। लिथियम। तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी है, इसमें सबसे ज्यादा किसकी दे रखी है? बिस्मिथ की, फिर आयरन की, फिर नियोन की, ऐसे दे रखी है। रीजन दे रखा है कि रेडियस है जो न्यूक्लियस का वो मास नंबर के साथ ऐसा रिलेशन है। ये गिवन है सबको, दिख रहा है? R इज यस इक्वल टू सर आर। दिखता है। यस तो इनमें से क्या सही है क्या गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है? बताओ क्या लगता है आप लोगों को? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऐसा असर्शन फॉल्स लग रहा है, क्यों? सर क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है। हाँ अभी पता है ना हमने, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है बच्चे वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट, और उसका ऑर्डर रहता है 10⁻17। याद है ना? वो तो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती, लेकिन इन्होंने तो कह दिया इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी कम। इन सब की कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ए तो गलत है ही, लेकिन ये जो बी वाला फॉर्मूला है वो तो हमने पढ़ा ही है सर, रीजन वाला पढ़ा नहीं? R इज इक्वल टू आर यस सर। ए की पावर 1/3। ये तो सही है सर। तो एजर्शन गलत है, रीजन सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो गया सी। सी। 2023 में आया हुआ इसी बार। इस क्वेश्चन में कुछ था क्या आप बताओ? कुछ भी नो था? सर।
4 नंबर का क्वेश्चन फ्री में है, बिल्कुल फ्री में। डन हो जाएगा सबसे? यस सर। यस सर। चलो फिर। तो देखो assertion false है। अब यहां पर ये करो फटाफट। अगेन वही है। अब ये होमवर्क घर के लिए दे दे। अभी भी क्या निकालना है देखो इसके अंदर, बाइंडिंग एनर्जी। चलो इसको Binding करो, थोड़ा सा अलग है ये। करो, बाइंडिंग एनर्जी तो निकालनी है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन। अब अगेन बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो डेल्टा एम निकालो सबसे पहले। वो क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो ये क्या हो जाएगा? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये यहाँ क्या लिखोगे? A माइनस। माइनस। ठीक है, ये हो गया डेल्टा एम। फटाफट निकालो। Z कितना होगा अगर SN की बात कर रहे हैं? गिवन है कितना है? 50। 50 मास, क्योंकि ये था Z। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.00। वेरी गुड। पर तो साथ साथ कैलकुलेशन भी करते रहो। 1.00867 प्लस A माइनस Z भी कितना चल जाएगा? कितना होगा? 120। सर मास ऑफ प्रोटॉन तो 783 है, आपने न्यूट्रॉन का लिख दिया। लो ठीक है। नो सर। 7 नहीं सर, 783 783। 783 ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब A माइनस Z कितना आएगा सब बताओ? और 120 माइनस 50। यानी 70। मास ऑफ न्यूट्रॉन Yes, कितना? 1.0086 7। माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 119। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। है ना? यस सर। अब ये डेल्टा एम है, इसको अगर सीधा एनर्जी में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 931.5। क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराया हुआ बच्चे तुम्हारे को पिछली बार जब तुम चैप्टर पढ़ रहे थे। इसको भी करो सोल्व। ये देखो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है इसमें, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं मिलेगा तुम्हें। पूरा आंसर निकालने के लिए तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी। पूरा आंसर निकालने के लिए क्या करोगे? 931 से मल्टीप्लाई। वो तो कर लिया, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है ना। पर न्यूक्लियन के लिए निकालते हैं। उसको किससे डिवाइड करोगे? ए यानी 120 से डिवाइड भी करोगे। ठीक है, बाद में करो, पहले इसको करो। समझ तो आ गया ना क्या अप्रोच लगेगी इसमें सबको? यस किसी को सर। अप्रोच समझ में ना आई हो तो बच्चे हैंड रेस कर लो, कोई शर्म की बात नहीं है। अब बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे सबसे? बोलो हाँ या ना? यस सर। बाकी सब अप्रोच समझ में आई? कैसे मास डिफेक्ट निकालना है और 931.5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? एक बार कैलकुलेशन छोड़ दो और पहले मेरे को ये बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। बाकी सब माइक ऑन करके बताओ, थम्स अप नहीं चलेगा। बोलो क्लियर है? यस सर। हाँ बच्चे बोलो बोलो, जिसने हैंड रेस किया बोलो। कुछ पूछना है आपको? नो सर। चलो, तो ये देखो सेम टू सेम वही चीज की हुई है क्या इसने? देख लो सब। ये डेल्टा एम निकाला, कितना आया बच्चे? 1.0962। अरे साथ साथ बोल लिया करो भाई। 1.0962। 2। बाइंडिंग एनर्जी निकाल दी, किससे मल्टीप्लाई करके? देखो यहाँ पर किया हुआ है, किससे मल्टीप्लाई किया इसने? क्या 931 से किया है? 931.5 से? मैंने बोला था ना अप्रोक्सीमेट करने के लिए 931 से भी कर सकते हो। तो ये तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई कितनी? 1020.56। लेकिन हमको बाइंडिंग एनर्जी नहीं निकालनी थी, हमको क्या निकालना था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? टोटल ए से। और ए की वैल्यू आप देखो कितनी है? 120। 120। तो बाइंडिंग एनर्जी को बाद में डिवाइड भी किया है 120 से, तब जाके कितना आया? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। फर्क समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है मैंने? क्योंकि अगर इसमें तुम बाइंडिंग एनर्जी निकाल के छोड़ दोगे तो ऑप्शन मैच ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा। बाइंडिंग एनर्जी की जगह क्या पूछा है बच्चे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ में आ जाएगी अब? क्लियर है सबको ये बात? यस सर। चलो,
आज के लिए इतना ही करेंगे, अभी हमारे पास डीके रह गए हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थोड़ा बहुत, और नेक्स्ट लेक्चर एक बार जरूर लगाना, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। क्यू उसी में वैल्यू तो के बारे में कराना भी है बात सर करेंगे। अभी आपने एक्स्ट्रा क्लास में। तभी तो कह रहा हूँ आना तो सही। कुछ भी कर दो बच्चे, अगर आपको ना आपकी कैलकुलेशन बहुत स्लो हो रही है, आपके पास टाइम कम है और आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 931.5 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो? 931 से, जल्दी जल्दी करने के लिए सिर्फ इससे। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 931.5। अगर यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ जाता तो 931 की जगह किससे करते? 931.5 से, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं होते, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे? 931.5, यही एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर आपको अप्रोक्सीमेट कर रहा है आंसर को तो 931.5 की जगह किससे भी कर सकते हो? 931 से। क्लियर है शिवानी? शिवानी, मेरी आवाज रुक नहीं जाती है रुकती क्या बीच में, सर, या लेट नहीं तक पहुंचती रुकती, है तुम्हारे? इग्नोर कर रही है वो। चलो ठीक है। शिवानी समझ में आ रही है बात तुम्हें? जवाब ही नहीं दे रही। शिवानी तुमसे पूछ रहा हूँ बच्चे मैं। सर शायद इसका आवाज नहीं आ रही होगी। चलो ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, उसी में इसको समराइज करेंगे आगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे हम इसको, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। तो जिसने भी मिस किया है शुरू का पार्ट वो जल्दी आना, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे। ओके बच्चे, बाय बाय, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसा